हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम अपने अध्याय 4 का जो प्रश्नोत्तर कर रहे हैं उसका प्रश्न नंबर 9 और 10 हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 है आपका कि आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार अलग है। यानी जो नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था को डेवलप किया गया या बनाया गया उससे चीनी अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार से भिन्न है ना। नियंत्रित वो होती है जिस पर पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। और एक चीनी अर्थव्यवस्था वर्तमान में कैसी है ये पूछा गया है। तो कुछ चीजें हैं जिनके माध्यम से हम जानते हैं कि चीन भी साम्यवादी मॉडल पर आगे बढ़ा था और धीरे धीरे उसने जो है अपने आप को पूंजीवाद की ओर उन्मुख किया, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे कि सोवियत गणराज्यों के साथ किया गया था शॉक थेरेपी द्वारा, कि उनको पहले एकदम से नष्ट कर दिया, पूर्व योजना कोई थी नहीं, तो इससे बहुत सारी परेशानियां कम से कम 10 वर्ष तक उन सभी गणराज्यों वाले देशों को आती रही, है ना। तो ऐसी चीजों की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए चीन ने अपने अपने चरणबद्ध तरीके से उसको डेवलप किया था। तो पहला जो चरण था उसमें क्या क्या किया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चीन की अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है ना। कैसे है कि चीनी अर्थव्यवस्था की नीति विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर को प्राप्त करना है। यानी उसने क्या नीति अपनाई है अपनी कि भाई विदेशी पूंजी लो और प्रौद्योगिकी लो और उससे सबसे अच्छे से अच्छा जो है वो उच्चतर मतलब सबसे ऊंचा प्राप्त करो, है ना, विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी यानी तकनीक के द्वारा। दूसरा जो है चीन ने वर्तमान में बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था को अपनाया है। बाजार उन्मुख का अर्थ होता है कि जिसकी मांग सबसे ज्यादा भी चल रही है, मार्केट में जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसी चीज का प्रोडक्शन करना, है ना, उसी के ऊपर पूरा काम करना। तो बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था को उसने अपनाया है और चीन ने सॉफ्ट थेरेपी के बजाय चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को बाजार उन्मुख बनाया है। यानी जैसा कि हमने बताया कि सोवियत संघ में क्या हुआ था कि पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने प्रायोजित तरीके से पूरा डिस्ट्रॉय किया पुरानी अर्थव्यवस्था को, फिर कहा कि आप पूंजीवादी मॉडल अपनाओ। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ा था वहां की जनता को, वहां की पूरी कंट्री को। तो ये चीज चीन ने नहीं की, उसने एकदम सॉफ्ट थेरेपी नहीं अपनाई कि सब कुछ नष्ट कर दो फिर नया विकसित करो। उसने धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से उसमें कोई नुकसान उसको नहीं हुआ। धीरे धीरे वो आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है ना। तो चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को बाजार उन्मुख बनाया। चीन ने 1982 में कृषि का निजीकरण किया, एग्रीकल्चर लैंड जो थी उसका प्राइवेटाइजेशन किया। हम जानते हैं कि सोवियत संघ की तरह ही चीन में भी जो सामूहिक खेती होती थी, है ना, राज्य नियंत्रित खेती होती थी, वो उसको हटा के उसने 1982 में कृषि का निजीकरण किया और 1998 में उद्योगों का यानी जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग थे, उनका भी निजीकरण, जो राज्य नियंत्रित थे उनको जो है पर्सनल उसमें दे दिया। तो 1998 में उद्योगों किया। आर्थिक विकास हेतु उसने और भी प्रयास किए, जैसे कि आर्थिक विकास के लिए उसने विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कुछ चीजों में, है ना, एकदम से पूरा नहीं, कुछ कुछ चीजों में उसने धीरे धीरे करके अपनाया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था है उसकी बजाय चीन की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग है, उसने अपने तरीके से उसको विकसित किया। और आज हम सब जानते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था जो है विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है ना, काफी ग्रो उसने किया है। अगला जो हमारा प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं और वो है, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, है ना। और उसमें पूछा गया है कि किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद की परेशानियां सुलझाई और संक्षेप में उन कदमों की चर्चा करें जिनसे होते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, है ना। यानी युद्ध के बाद उन्होंने कैसे अपनी समस्याओं को सुलझाया और वो कौन कौन से चरणबद्ध तरीके से उन्होंने अपना वापस पुनर्निर्माण किया और यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में पूछा है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यूरोपीय देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
आपसी बातचीत, सहयोग एवं परस्पर विश्वास के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपसी बातचीत परस्पर सहयोग यानी एक दूसरे का सहयोग करके परस्पर सहयोग व विश्वास के आधार पर जो है अपनी समस्या को सुलझाया, है ना, अपनी परेशानियों को दूर किया, अपनी परेशानियों को दूर किया, है ना, और दूर किया। उसके अलावा यूरोपीय देशों ने आर्थिक विकास के लिए आर्थिक विकास के लिए क्या किया? आर्थिक विकास के लिए 1948 में है ना मार्शल योजना के अधीन 1948 में मार्शल योजना लाई गई थी। तो मार्शल योजना के अधीन यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की, है ना, स्थापना की। और राजनीतिक सहयोग के लिए उन्होंने क्या बनाया? उसके लिए यूरोपीय देशों ने 1949 में किसकी स्थापना की? यूरोपीय परिषद की स्थापना की। यूरोपीय परिषद की स्थापना की, ठीक है, यूरोपीय परिषद की स्थापना की। और उसके बाद 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की, ठीक है। और 1957 में क्या किया? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की, है ना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की। और हम सब जानते हैं कि यूरोपीय संघ कब बना? 1992 में। तो इस प्रकार से कुछ एक चरण है और बाद में जाकर, है ना, 1992 में है ना वो बना था यूरोपीय परिषद। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि यूरोपीय देशों ने जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी यूरोप की अर्थव्यवस्था जो है ध्वस्त हो गई थी और जो यूरोपीय देश कर्जदाता के रूप में थे वो कर्ज लेने वाले बन गए थे, है ना, बहुत जर्जर स्थिति थी। तो कैसे ऊपर उठाया जाए? तो इसमें जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उनके लिए अमेरिका ने बहुत सहायता की और उन सभी ने मिलकर आपसी बातचीत के द्वारा जो आपस में, क्योंकि अब जिनके आधार पर पूरा टिका हुआ था विश्वास, उनके आधार, वो सारी मान्यताएं ध्वस्त हो गई थी, है ना, कुछ नया एक पूरा नए परिदृश्य उभर कर सामने आया था। तो उन देशों के बीच समस्या थी कि पुरानी शत्रुता बनाए रखें, पुरानी मित्रता बनाए रखें या फिर नए संबंध विकसित करें। तो लोगों ने बातचीत के द्वारा, आपसी सुलह के द्वारा, परस्पर एक दूसरे के विश्वास द्वारा, सहयोग द्वारा जो है आगे बढ़े, अपनी परेशानियों को सुलझाया
और क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने आगे बढ़े कि आर्थिक विकास के लिए 1948 में मार्शल योजना के अधीन सबसे पहले यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। उसके बाद राजनीतिक सहयोग के लिए 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की और 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की और फिर जाकर यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे चरणबद्ध तरीके से उन्होंने अपने आप को विकसित किया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ये प्रश्न यहीं समाप्त होता है और ये वीडियो भी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे प्रश्न नंबर 11 और 12 को लेकर। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफी लाभप्रद होगा और अब तो समय भी है हमारे पास कि हम आराम से विस्तृत चर्चा द्वारा तरीके से पूरे क्रमबद्ध रणनीति के साथ इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें और अध्ययन करें और अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करें। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ पूरा परीक्षा तक। तो ध्यान रखिए अपना। नमस्ते सभी।